आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पहला क्वेश्चन आपके बीच में है, मध्य प्रदेश शासन द्वारा दिया जाने वाला कबीर सम्मान वर्ष 2020 के लिए किसे प्रदान किया गया? 4 नाम है, रट गए होंगे अभी तक। पहला नाम है श्री मनोज श्रीवास्तव, दूसरा विनय राजाराम, तीसरा नाम है तेलुगु कवि गोरटी वेंकन्ना और चौथा नाम है नरेश सक्सेना। आप सभी जानते हैं कि वर्ष 2020 का मध्य प्रदेश शासन का कबीर सम्मान जो दिया गया था वो श्री मनोज श्रीवास्तव साहब को दिया गया था। अगर आपने ध्यान दिया हो इस इमेज की तरफ तो ये आपके मनोज श्रीवास्तव। 2019 के लिए विनय राजाराम को मिला है, 2018 के लिए तेलुगु कवि गोरटी वेंकन्ना को और 2017 के लिए नरेश सक्सेना को। इसमें 2019 और 2020 जरूर याद रखिएगा, 2018 अभी तक आया नहीं है परंतु आ सकता है, तो 18, 19, 20 ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश शासन द्वारा दिया जाने वाला इकबाल सम्मान, राष्ट्रीय इकबाल सम्मान वर्ष 2020 के लिए किसे प्रदान किया गया? 4 ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन है प्रोफेसर अली अहमद फातमी, इलाहाबाद के हैं। दूसरा है सुश्री जाकिया मसदी, पटना की। फिर है गजनफर अली और अगला नाम है शमसुर रहमान फारूकी। जी, इकबाल सम्मान वर्ष 2020 के लिए आप सभी जानते हैं प्रोफेसर अली अहमद फातमी, इलाहाबाद को दिया गया था। इकबाल सम्मान के संदर्भ में बेसिक जानकारी दे के रखी है आपकी डिटेल्स में। पहला इकबाल सम्मान अली सरदार जाफरी को 1986 में दिया गया था। वर्ष 2020 के लिए ये पुरस्कार अली अहमद जाफरी साहब को दिया गया है। इन इमेजेस का उपयोग करें, एग्ज़ाम के दिन आपके काम आएगा। ठीक, 2019 के लिए पुरस्कार दिया गया है जाकिया मसदी को, 2018 के लिए गजनफर अली, 2017 के लिए ये पुरस्कार दिया गया है शमसुर रहमान फारूकी साहब को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 203 पर चलते हैं। हाँ बिल्कुल, मध्य प्रदेश शासन द्वारा दिया जाने वाला मैथिली शरण गुप्त सम्मान 2020। मैं आपको बता दूं कि शुरुआत के आज के जो 10 प्रश्न हैं, 10 में से एक प्रश्न आपको एग्जामिनेशन में मिलने वाला है, क्योंकि ये एरियाज काफ़ी महत्वपूर्ण हैं जहाँ से एक प्रश्न पिक हुआ है। जी, मध्य प्रदेश शासन द्वारा दिया जाने वाला मैथिली शरण गुप्त सम्मान वर्ष 2020 के लिए किसे दिया गया है? 4 ऑप्शन हैं, राजेश जोशी, मंजूर एहतेशाम, शिव कुमार तिवारी और सच्चिदानंद जोशी, नई दिल्ली। डी है सच्चिदानंद जोशी, नई दिल्ली। मैथिली शरण गुप्त सम्मान की बात करें तो प्रश्न पूछा जा सकता है स्टैटिक पार्ट में कि प्रथम मैथिली शरण गुप्त सम्मान किसे दिया गया, तो वो आंसर मिलेगा आपको शमशेर बहादुर सिंह। 2020 के लिए सच्चिदानंद जोशी जी, जो सच्चे लोग हैं उन्हें 2020 में हम लोगों ने दे दिया है। 2019 में शिव कुमार तिवारी साहब को दे दिया, जबलपुर के हैं। 2018 में मंजूर एहतेशाम को और 2017 के लिए राजेश जोशी जी को। क्वेश्चन नंबर 204, मध्य प्रदेश शासन द्वारा दिया जाने वाला लता मंगेशकर राष्ट्रीय सम्मान वर्ष 2020 के लिए किसे प्रदान किया गया? जी, लता मंगेशकर राष्ट्रीय सम्मान वर्ष 2020 के लिए किसे प्रदान किया गया है? 4 ऑप्शन है आपके पास में। जी बिल्कुल सही बात है, 2020 के लिए जो लता मंगेशकर सम्मान है वो श्री आनंद मिलिंद साहब को दिया गया है, फिर शैलेंद्र, फिर कुलदीप और फिर सुमन कल्याणपुर। पहला लता मंगेशकर सम्मान दिया गया था संगीतकार नौशाद को 1984 में। वहीं लता मंगेशकर सम्मान लेटेस्ट में अगर हम बात करें तो 2020 के लिए दिया गया संगीतकार नौशाद को। आगे बढ़ते हैं, 2019 के लिए शैलेंद्र सिंह, 2018 कुलदीप सिंह और 2017 सुमन कल्याणपुर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, न्यायमूर्ति VR कृष्णा अय्यर तथा PN भगवती का नाम तो आप सभी जानते हैं, वो चर्चा में है, परंतु एक अन्य न्यायाधीश हैं VR कृष्णा अय्यर जो उनके साथ जुड़े हुए इस काम में। आपको बताना है इस प्रश्न का आंसर, ये किस कारण से विख्यात रहे अपने कार्यकाल में? आंसर है जनहितवाद या लोकहितवाद। आप सभी जानते हैं कि जनहितवाद या लोकहितवाद न्यायिक सक्रियता के साथ संयोजित होता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 226 यह व्यवस्था करता है कि कोई भी व्यक्ति जनहित के संदर्भ में एक याचिका प्रस्तुत कर सकता है और इसको मजबूत बनाने में PN भगवती और VN कृष्णा का महत्वपूर्ण योगदान है। जी, PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि MPPSC मध्य प्रदेश GK से है, सूपिया अभिलेख मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? सूपिया अभिलेख, जी क्वेश्चन नंबर 206, रीवा, सतना, मंदसौर, ग्वालियर। आंसर है रीवा। रीवा जिले में आप देखेंगे गुप्तकालीन एक सूफिया अभिलेख मिला हुआ है जिसमें हमें गुप्त शासकों की वंशावली देखने को मिलती है। ठीक है, इसमें गुप्त शासकों की जो वंशावली है वो घटोत्कच के साथ प्रारंभ बताई गई है कि पहला गुप्त शासक घटोत्कच था, उसके बाद में श्रीगुप्त, फिर चंद्रगुप्त प्रथम, आदि आदि। क्वेश्चन नंबर 207,
ध्यान दीजिएगा, देश में प्रथम लोक अदालत शिविर का आयोजन कहाँ किया गया है? ध्यान दीजिएगा, देश में प्रथम लोक अदालत शिविर का आयोजन कहाँ किया गया है? चार ऑप्शन आपके बीच में, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। मैं आपको ये बता दूं बच्चों कि एट लास्ट आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे आपको ये नहीं पता होगा कि आपको आंसर कैसे आता है या आपने कहाँ पढ़ा है, पर जितना ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे और सही दिशा में, सही डायरेक्शन में प्रैक्टिस करेंगे, काम आसान हो जाएगा। आंसर है गुजरात। गुजरात राज्य में हमारे देश की पहली लोक अदालत शिविर का आयोजन किया गया था 1982, है ना, एकदम शुरुआत में। उसके बाद आप देखेंगे 6 अक्टूबर 1985 को दिल्ली में प्रथम लोक अदालत का आयोजन PN भगवती द्वारा किया गया था, ठीक। और इसी संदर्भ में 1987 में संसद में लोक अदालत को विधिक मान्यता भी प्राप्त हो गई थी। चलिए 1857, सरयू प्रसाद तिवारी मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं? आंसर आपको पता है, ये है विजय राघवगढ़। और ये विजय राघवगढ़ आपका राजगढ़ वाला नहीं है, ध्यान रखना, ये कटनी डिस्ट्रिक्ट में 1857 की क्रांति के समय कटनी जिले के विजय राघवगढ़ के सरयू प्रसाद सिंह को क्रांति का नेतृत्व दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिरदौस या सूफी सिलसिला, जी फिरदौस या सूफी सिलसिले की स्थापना किसने की थी? चार आंसर है, थोड़ा सा टफ लगेगा आपको, पर जिन बच्चों ने क्वेश्चन किए हैं पहले सॉल्व, वो इसको अच्छे से कर पाएंगे, मुझे पता है। शेख अब्दुल, दूसरा है शेख बदरुद्दीन समरकंदी, तीसरा नाम है बहाउद्दीन जकारिया और चौथा नाम है अब्दुल कद्दूस गंगोही। जी बिल्कुल सही बात है, आंसर आपका शेख बदरुद्दीन सरंदी। फिरदौसिया सूफी सिलसिला, इस पे अगर हम चर्चा करें, देखिए बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ मैं, परंतु मैं आपको बता दूँ कि भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन से मध्यकालीन भारतीय इतिहास में हमेशा से प्रश्न बनते हैं, और जब भी एक स्टैंडर्ड पेपर बनता है, अच्छा क्वालिटी का पेपर बनता है, यहाँ से प्रश्न ज़रूर पिक होते हैं। फिरदौस या सूफी सिलसिले की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि शेख बदरुद्दीन समरकंदी ये प्रमुख रहे हैं, इनके संस्थापक, ठीक है। अरब में इसकी शुरुआत हुई थी, भारत में इसका जो केंद्र रहा है वो बिहार रहा है, और इसको राजकीय संरक्षण भी मिला। इसके जो प्रमुख संत रहे हैं उसमें संत सफरुद्दीन याहिया मनेरी के अलावा शेख हुसैन बल्खी प्रसिद्ध रहे, जिन्होंने बिहार को अपना केंद्र बताया था। उसके बाद में फिरदौस या सूफी सिलसिले के बारे में एक बात ध्यान दीजिएगा कि यह जो सिलसिला है ये सुहरावर्दी सिलसिले का एक उपशाखा के रूप में दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 210 आपके सामने है, जेसुइट संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जेसुइट संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है डेविड मार्शल, बी एलिजाबेथ तृतीय, ऑप्शन सी हेनरी चतुर्थ और डी इग्नेशियस लोयोला। जी आंसर करें आप लोग। हाँ जी, मुझे उम्मीद थी कि आप आंसर सही करेंगे। आंसर है इग्नेशियस लोयोला। जेसुइट संघ इग्नेशियस लोयोला स्पेन के निवासी थे, और इन्होंने कैथोलिक धर्म के अंतर्गत ही एक सोसाइटी ऑफ जीसस के नाम से इस मत का प्रचार प्रसार किया था। इग्नेशियस लोयोला, ये जो चित्र आप देख पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइगर मैन ऑफ इंडिया, जी ध्यान दीजिए, टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध हैं कैलाश सांखला, सुंदरलाल बहुगुणा, सी कैलाश शर्मा और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। जी हलवा प्रश्न है, इसको छोड़ना नहीं है, सही करना है। आंसर है कैलाश सांखला, टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला, ठीक। अगर आपसे पूछे कि भैया कहाँ से बिलोंग करते हैं कैलाश सांखला, तो राजस्थान बताइएगा। और मैं बताऊं आपको कि कैलाश सांखला के प्रयासों से ही 1773 में एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया, जिसे बाद में प्रोजेक्ट टाइगर नाम दिया गया। 1 अप्रैल 1973 प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत, ठीक। टाइगर मैन ऑफ इंडिया। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, भारत सरकार ने कैलाश सांखला को पद्म अलंकरण पुरस्कारों के अंतर्गत पद्मश्री भी दिया है 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विश्व का सबसे बड़ा सारस संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाता है? जी ध्यान दीजिएगा, विश्व का सबसे बड़ा सारस संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? अभी 2021 में ये चर्चा में रहा था, ध्यान दीजिएगा, ये उत्तर प्रदेश, आंसर मिलना चाहिए आपको, उत्तर प्रदेश के इटावा क्षेत्र के निकट बनाया जा रहा है, ठीक। इटावा में बनेगा विश्व का सबसे बड़ा सारस संरक्षण केंद्र। शेखा झील यहीं पर प्रसिद्ध है, उसी पर ये काम हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिहरी परियोजना, ध्यान दीजिएगा,
टिहरी परियोजना किस नदी पर स्थित है? भागीरथी, यमुना, सतलुज या झेलम? टिहरी प्रोजेक्ट आप जानते हैं उत्तराखंड राज्य में है, और उत्तराखंड में अगर आप देखने जाएंगे तो आपको भागीरथी देखने को मिलेगी। उत्तराखंड के टिहरी में अगर आप इस प्रोजेक्ट को देखेंगे तो ये भागीरथी व भीलगंगा नदी के संगम पर स्थापित है। ठीक है, ये है टिहरी प्रोजेक्ट। ये गंगोत्री से निकल रही यमुना जिसको हम भागीरथी बोलते हैं, और ये है भीलगंगा। तो भागीरथी और भीलगंगा टिहरी पर मिलती है और यहीं पर टिहरी प्रोजेक्ट बनाया गया है। ठीक है, भागीरथी और भीलगंगा। ये जो मैप दे रखा है इसका उपयोग करिएगा। 2400 मेगावाट प्रोजेक्ट है और बहुउद्देशीय है, यही प्रोजेक्ट आपको दिखाई दे रहा है। चलिए, विश्व में सबसे अधिक अंडा देने वाली मुर्गी की नस्ल? हाँ जी, बताइए। अंडे का फंडा, सबसे ज़्यादा अंडा देने वाली, मतलब औसत रूप से सबसे ज़्यादा अंडा देने वाली मुर्गी की नस्ल? बिल्कुल सही बात है, आंसर है सी, लेगहॉर्न। मांस उत्पादन करने में अगर आप प्रजातियां देखेंगे तो आंसर मिल जाएगा कॉर्निश तथा न्यू हैम्पशायर। ठीक, कॉर्निश तथा न्यू हैम्पशायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है? जी, 4 ऑप्शन आपके सामने है, कांडला, मुंबई, कोचीन तथा तूतीकोरिन बंदरगाह। किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है? 4 ऑप्शन आपके बीच में, फटाफट आंसर करें। बिल्कुल सही बात है, आंसर है कांडला बंदरगाह। गुजरात के कच्छ की खाड़ी पर स्थित है कांडला बंदरगाह। ठीक, प्रथम मुक्त व्यापार केंद्र भी कांडला इसी के लिए था। प्रथम एसीजेट भारत का वो कांडला में था। चलिए, लक्षद्वीप, मालदीव तथा बरमूडा द्वीप किस तरह के द्वीपों के उदाहरण हैं? 4 ऑप्शन आपके बीच में है। पहला है विवर्तनिक द्वीप, दूसरा है निक्षेप मूलक द्वीप, तीसरा है ज्वालामुखी द्वीप और चौथा है प्रवाल द्वीप। विवर्तनिक मूल, ठीक, दूसरा निक्षेप मूलक द्वीप, तीसरा है ज्वालामुखी द्वीप और चौथा है प्रवाल द्वीप। जी, लक्षद्वीप का उदाहरण देकर आप बता सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, आंसर है आपका प्रवाल द्वीप या कोरल आइसलैंड। उष्ण कटिबंधीय सागरों में महाद्वीपीय मग्न तटों में प्रवाल जीव देखे जाते हैं, और वहीं पर आपको दिखाई देगा क्या? प्रवाल द्वीप, ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, हिंद महासागर में स्थित लक्षद्वीप तथा मालदीव, वहीं अटलांटिक महासागर में स्थित हमारा बरमूडा द्वीप प्रवाल द्वीपों का ही उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरोजगारी का वह कौन सा प्रकार है जिसमें सीमांत उत्पादकता शून्य होती है? जी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। जब किसी कार्य में लगे हुए कुछ लोग, मान लीजिए कोई व्यक्ति खेती कर रहा है और उसमें 10 मजदूर काम कर रहे हैं और उससे उत्पादन 100 क्विंटल का हो रहा है, उसमें एक और मजदूर डाल दिया हमने, 10 के हो गए 11, परंतु जो कुल उत्पादन है वो 100 क्विंटल ही है। इसका मतलब है कि उस मजदूर को उस काम से हटा लेने के बाद भी या उसको जोड़ देने के बाद भी कोई परिवर्तन नहीं आता है, तब हम कहते हैं कि उस मजदूर का जो कार्य है उसकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो शून्य है, सीमांत उत्पादकता शून्य है। 4 ऑप्शन आपके सामने। तो ये सीमांत उत्पादकता शून्य कहाँ देखी जाएगी? आंसर है आपका प्रच्छन्न बेरोजगारी, डिस्गस्ड एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत आप देखेंगे। अदृश्य बेरोजगारी सामान्यतः कृषि जैसे क्षेत्रों में देखने को मिलती है, जहाँ पर पीढ़ी दर पीढ़ी श्रम बढ़ता जाता है परंतु प्रोडक्टिविटी सेम है। प्रच्छन्न बेरोजगारी ऐसी बेरोजगारी जिसमें रोजगाररत व्यक्ति की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है, प्रच्छन्न बेरोजगारी कही जाती है। सीमांत उत्पादकता शून्य होने का क्या मतलब है, मैं सामान्य भाषा में आपको समझा चुका हूँ, लिख दिया है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बैंक बोर्ड ब्यूरो की स्थापना, जी, बैंक बोर्ड ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष की गई? ये काफ़ी चर्चा में रहा है, ध्यान दीजिएगा, पिछले 1 साल में 2021 में, क्योंकि एनबीएफसीज को लेकर काफ़ी दिक्कतें हैं। ठीक, बैंकिंग सेक्टर काफ़ी दबाव में है और वहाँ पर बैंक बोर्ड ब्यूरो की चर्चा काफ़ी बार हुई है। जी, आंसर करें, ए, बी, सी या डी? फरवरी 2016, 17, 18, 19। मैं चाहता हूँ इसका आंसर आप लोग रट लें क्योंकि ये एग्जाम में आ सकता है। फरवरी 2016 बैंक बोर्ड ब्यूरो, गठन फरवरी 2016 में। इसका गठन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की प्रशासनिक सुधार हेतु आरबीआई द्वारा नियुक्त पीजे नायक की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया गया था। पीजे नायक समिति का रिजल्ट है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके कार्य है सरकार को शीर्ष स्तरीय बैंक नियुक्तों पर परामर्श देना और साथ ही साथ बैंकों को पूंजी जुटाने की योजनाओं के साथ साथ
बैंक लोड निपटाने के संदर्भ में रणनीति बनाने में सहयोग करना। ये एक एडवाइजरी निकाय है, ध्यान दीजिएगा, बैंक बोर्ड ब्यूरो। करंट चेयरमैन है भानु प्रताप शर्मा, ध्यान दीजिएगा, भानु प्रताप शर्मा करंट चेयरमैन है इसके। चलिए, कौन देश का अंतर्राष्ट्रीय, ध्यान दीजिएगा, कौन सा देश का अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, या कहें कि कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का IMF का 190वां सदस्य बना है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, इथियोपिया, लेसोथो, अंडोरा और मोनाको। 4 ऑप्शन आपके सामने। हाँ जी, इस देश का नाम ध्यान दीजिएगा, अंडोरा, और इसकी लोकेशन महत्वपूर्ण है। ये यूरोपीय कंट्रीज है 190। हाँ, ये आ गए। फ्रांस और स्पेन की जो बॉर्डर है उसी से लगा हुआ एक छोटा सा देश है अंडोरा। ठीक है, ये पुर्तगाल है, वास्को डी गामा जहाँ से चला था। स्पेन के ठीक उत्तर में फ्रांस है। ठीक है, तो फ्रांस और स्पेन की सीमाओं के मध्य स्थित है अंडोरा। ठीक है, यूरोपीय कंट्री है। ये 190वां सदस्य देश बना है IMF का, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का। IMF और वर्ल्ड बैंक पर लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। अंडोरा के बारे में देख लीजिएगा, राजधानी जो है इसकी वो है अंडोरा ला वेला। IMF की स्थापना के बारे में 1945, मुख्यालय वाशिंगटन DC, और वर्तमान जो अध्यक्ष है IMF के वो है क्रिस्टिना जॉर्जिवा। ठीक, ये है क्रिस्टिना जॉर्जिवा, IMF की प्रमुख है वर्तमान में भी। अगला, सुगाता कुमारी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सुगाता कुमारी का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? कविता, नृत्य, विज्ञान या प्रशासन? जी, सुगाता कुमारी का संबंध किससे है? आंसर है ए, कविता के क्षेत्र से है। सुगाता कुमारी का संबंध, ये मशहूर मलयालम कवित्री है। वर्ष 2006 में इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना राज्यपाल किस आर्टिकल के अंतर्गत करता है? ध्यान दीजिएगा, 243 का, 243 खा, ज या ट? हाँ जी, आंसर करें। ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपको हर साल, ये जो आर्टिकल है ना 243 में, अभी बता रहा हूँ आपको, ये बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है। पिछले 2-3 साल में अगर आप देखेंगे तो हर दूसरे साल या हर साल ही लगभग 243 आर्टिकल से प्रश्न आया है। अभी उठा के डायरेक्ट 243 को देख लीजिए। राज्यपाल 243 ट के माध्यम से, हाँ जी, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, है ना, ट के माध्यम से यह स्थापना करता है राज्यपाल। राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है। अगर मध्य प्रदेश के बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम कमिश्नर या आयुक्त हैं NB लोहानी साहब। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल। इंग्लिश में भी ध्यान रखें। किस संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की आयु सीमा 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई थी? 4 ऑप्शन है, 39, 41, 42, 44। आंसर को कर लीजिए बी, 41वां संविधान संशोधन अधिनियम, और यहाँ पर आ जाएगा 41वां, है ना, उसको करेक्ट कर दीजिए। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। मंडल आयोग जिसके प्रस्तावों ने अक्षुण्ण विवाद का सूत्रपात किया था, ये मंडल आयोग किसके द्वारा गठित किया गया था? 4 ऑप्शन आपके सामने, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, राजीव गांधी या विश्वनाथ प्रताप सिंह। ठीक, मोरारजी देसाई सरकार भारत की पहली गैर कांग्रेसी सरकार और पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। 1979 में इन्होंने अन्य पिछड़ा वर्ग की खोज करने के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग तो नाम बाद में दिया गया था, SC और ST के अतिरिक्त जो पिछड़े हुए लोग हैं उनकी जानकारी एकत्रित करने के लिए मंडल आयोग का गठन किया गया था। और इसी मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1980 में दी थी, परंतु उस रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। उसके बाद में इसको फिर से ओपन किया गया 10 साल बाद, और फिर 27% आरक्षण को लेकर बातें हुई। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री BP मंडल की अध्यक्षता में, जिसका पूरा नाम था बिंदुएश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में, यह मंडल आयोग गठित किया गया था। ठीक, अनुशंसा के आधार पर ही 27% आरक्षण की बात हुई। मुख्य परीक्षा में आ सकता है 5 अंक में, मंडल कमीशन पर टिप्पणी कीजिए। चलिए जामानी नदी पर बात कर लेते हैं। जामानी नदी किस जिले से उत्पन्न होती है? इसका उद्गम स्थल किस नदी में, किस जिले में, जामानी नदी किस जिले से निकलती है? 4 ऑप्शन आपके सामने, सागर, रीवा, उज्जैन और बैतूल। आंसर मिलेगा सागर, सागर जिले से उत्पन्न है। मध्य प्रदेश के सागर जिले में सहायक नदी किसकी है? बेतवा नदी की है। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ शहर को वाटर सप्लाई इसी नदी से हो रही है। चलिए, ठीक, बेतवा जी, ये रही जामानी नदी, इधर से होकर बह रही है। चलिए,
फ्रांस में आतंक के शासन के दौरान, जी, फ्रांसीसी क्रांति 1789, वर्ल्ड हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण जो घटनाएं हैं वो आपको जरूर ध्यान रखनी है। आपके सिलेबस में कहीं नहीं लिखा है वर्ल्ड हिस्ट्री, परंतु प्रश्न बनेंगे। वर्ल्ड तो इंग्लैंड की ग्लोरियस रेवोल्यूशन हो, फ्रेंच रेवोल्यूशन हो, अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष हो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो, इनके जो मेन इवेंट्स और घटनाएं हैं ये आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 to 5, आतंक के शासन के दौरान आप देखेंगे एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है, आंसर है रॉबस्पियर। ठीक, रॉबस्पियर द्वारा काम किया गया है ये। चलिए, फ्रांस में आतंक के शासन की समय अवधि 5 सितंबर 1793 से 27 जुलाई 1794 तक थी। ठीक है, और यहाँ पर जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है वो है रॉबस्पियर। फ्रांस में रॉबस्पियर। मध्य प्रदेश के, ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित कलाकारों में कौन कीलों के साथ अपनी कला के लिए जाना जाता है, अर्थात नेल पेंटिंग जिसको बोलते हैं, या नेल आर्टिस्ट बोल दीजिए, कीलों वाला कलाकार या नेल आर्टिस्ट। ये पेंटिंग्स वगैरह बनाते हैं परंतु कीलों के माध्यम से, नेल आर्टिस्ट हैं ये। 4 नाम है आपके बीच में और आंसर आपको पता है, ये है वाजिद खान। वाजिद खान का जन्म मंदसौर जिले में हुआ है 1981 को। एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त आयरन नेल कलाकार है, आविष्कारक है। इसको देख लीजिए, कुछ पेंटिंग्स आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये जो पेंटिंग्स बनाई गई है महात्मा गांधी की, ये कीले ठोक के बनाई गई है। इसको दूर से देखने के बाद इस तरह के चित्र आपको दिखाएंगे। ठीक, नेल आर्टिस्ट है ये। चलिए, हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीलों को क्या कहते हैं? क्लिफ, सर्क, ड्यून या हमादा। 4 ऑप्शन है आपके सामने। बिल्कुल सही बात है, आंसर है ड्यून या मरुटिब्बा जिसको हम बोलते हैं। इनकी डिटेल जानकारी मैंने आपके साथ दी है। यार्डिंग क्या होता है, ज़रूर की स्थिति क्या होती है, छत्रक क्या होता है, भूस्तंभ किस तरह के दिखाई देते हैं, इसके अलावा द्वीपाभिगिरी क्या होता है, तिपरशिला क्या होती है, ये सभी ये है यार्डन लीबिया में, और अश्मिक जलाशय। चलिए, अगला जो ऑप्शन है वो है SDR। SDR का पूर्ण रूप क्या है? स्पेशल ड्राइंग राइट्स। अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि स्पेशल ड्राइंग राइट्स करेंसी नहीं परंतु करेंसी की तरह ही उपयोग होते हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, अगर आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, SDR क्या होते हैं इनके बारे में पूरी जानकारी दी है मैंने। ठीक, ये अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित परिसंपत्ति है, एसेट्स हैं, या फिर कहें कि आप बोलते हैं कि सिक्योरिटी पेपर कह लीजिए। IMF के सदस्य देशों की आधिकारिक आरक्षित निधि के अनुरूप के रूप में कार्य करते हैं। ये कुछ करेंसीज का मिला जुला रूप है, एक प्रक्रिया के माध्यम से इनको जारी किया जाता है, और कोई भी देश इनको अपने विदेशी मुद्रा भंडार में शामिल कर सकता है। जैसे डॉलर है, जैसे सोना है, येन है, उसी तरह से आप SDR भी रखते हैं। भारत सरकार के पास भी अपने SDRs हैं। गोवा राज्य किस नदी के किनारे स्थित है? क्वेश्चन नंबर 2 to 9, गोवा किस नदी के किनारे स्थित है? हाँ जी, आंसर आपका सही है, मांडोवी नदी के किनारे गोवा स्थित है। मांडोवी नदी काफ़ी फेमस है। मांडोवी नदी गोवा राज्य की जीवन रेखा मानी जाती है, मांडोवी रिवर। पणजी जो इसकी राजधानी है, ये दोनों ओर मांडोवी नदी के किनारे स्थित है। अगर आप देखेंगे तो ये है मांडोवी नदी और ये है पणजी गोवा, ये मांडोवी रिवर। ठीक, कर्नाटक के बेलगांव जिले में पश्चिमी घाट के भीमगढ़ नामक स्थान से निकलती है ज्वारी नदी, भी गोवा की एक महत्वपूर्ण नदी है। अच्छा हाँ, ध्यान आया, ये ज्वारी नदी IAS प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस में एक बार पूछी गई है, ज्वारी नदी, ध्यान दीजिएगा। चलिए, शाहजहां की रानी मुमताज महल की मृत्यु मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान में हुई थी? शाहजहां की रानी मुमताज महल, हाँ जी, मुमताज महल की मृत्यु, आंसर पता है आपको? वही मुमताज महल जिसकी याद में ताजमहल बना है, जी, बुरहानपुर। मुगल शासक शाहजहां के प्रिय पत्नी, जो कि अपने 14th नंबर के बच्चों को जन्म देते हुए मृत्यु हो गई थी, मुमताज महल। ठीक, जन्म आगरा में हुआ था, मृत्यु बुरहानपुर में 1631 में। इनका जो पूरा नाम था वो था अर्जुमंद बानो बेगम, जिन्हें प्यार से शाहजहां क्या कहते थे? मुमताज महल। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 231, बोधन दोवा किसका सेनापति थे? जी, मध्य प्रदेश के इतिहास या रियासतों के इतिहास के बारे में जब आप पूछते हैं तब प्रश्न सामने उभर कर आता है कि बोधन दोवा किसका सेनापति था। बिल्कुल सही बात है, आंसर है आपका शाहगढ़ के राजा बख्त बली, शाहगढ़ के राजा बख्त बली साहब। बोधन दोवा मध्य प्रदेश के सागर जिले की शाहगढ़ रियासत के राजा बख्त बली का प्रमुख सलाहकार, उच्च अधिकारी व सेनापति था। शाहगढ़ राजा बख्त बली के पूर्वज मर्दन सिंह गढ़कोटा शाहगढ़ रियासत के राजा हुआ करते थे। रत्नेश पांडे किस क्षेत्र से संबंधित है? 4 ऑप्शन आपके सामने। रत्नेश पांडे सामाजिक सक्रियता, सोशल एक्टिविस्ट हैं, पत्रकारिता, पर्वतारोहण। ठीक आंसर है पर्वतारोही, सही बात है, रत्नेश पांडे। ध्यान दीजिएगा, 8,848 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ने वाले विश्व की सबसे लंबी चोटी पता ही है आपको, वो कौन सी है? एवरेस्ट। और वहाँ जाकर इन्होंने जनगण मन का गायन भी किया है। ठीक, मध्य प्रदेश का पहला पर्वतारोही है इस प्रकार का ये, ध्यान दीजिएगा, एमपी के पहले, सही बात। तंबाकू का कौन सा घटक उसे मानव उपभोग के लिए, हाँ जी, एवरेस्ट पर जनगण मन यानी कि राष्ट्रगान गाकर आए। तंबाकू का कौन सा घटक उसे खतरनाक बनाता है, हानिकारक बनाता है? जी, मार्फिन, निकोटीन, टैनिन या कैफीन? जी, बिल्कुल सही बात है, आंसर है निकोटीन। 4 परमाणु शक्ति केंद्र दे रखा हूँ और 4 राज्य हैं, जैसे कि कल्पक्कम, नरोरा, काकरापारा और ट्रॉम्बे। जी, 4 ऑप्शन है आपके सामने, यही कोशिश करिए। ट्रॉम्बे कहाँ जाएंगे हम लोग ट्रॉम्बे देखने के लिए? चलिए कोई बात नहीं, आंसर सीधे कर लेते हैं, डिटेल पे चले जाते हैं, ज़्यादा अच्छी बात है, आप लोगों के लिए सहूलियत हो जाएगी। कल्पक्कम को देखना है परमाणु रिएक्टर, तो आपको तमिलनाडु राज्य में जाना पड़ेगा। नरोरा गंगा नदी के किनारे उत्तर प्रदेश बुलंदशहर, काकरापारा गुजरात और ट्रॉम्बे महाराष्ट्र, ये क्षेत्र है। नरोरा उत्तर प्रदेश, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे काकरापारा गुजरात, तारापुर महाराष्ट्र, केगा कर्नाटका, इसके अलावा मद्रास इधर आ जाएगा और तमिलनाडु में कुडमकुलम आपको यहाँ मिल जाएगा। ये लिस्ट दे रखी है, एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद में कुछ समस्थानिक दे रखे हैं, कार्बन, कोबाल्ट, आयोडीन और यूरेनियम। इनका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? सीधे आते हैं काम की चीज़ पर। देखिए, कार्बन 14 के माध्यम से C14 मेथड है, हम पृथ्वी की आयु की गणना, चट्टानों की आयु का पता लगाते हैं। कोबाल्ट 60 के माध्यम से हम कैंसर का उपचार करते हैं। आयोडीन 123 के माध्यम से हम घिंगा रोग का उपचार करते हैं। यूरेनियम 235 नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। रेडियम 223, ध्यान दीजिएगा, ये भी कैंसर के उपचार के लिए काम आता है। फास्फोरस 32 ब्रेन ट्यूमर के उपचार के लिए आता है। आयरन 59 रक्त में लौह प्रवाह की जांच के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक, कोबाल्ट 60, आयोडीन 131, कार्बन 14 और कार्बन 11। इसके बाद में अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? जी, कोबाल्ट 60 से हम लोग कैंसर का उपचार करते हैं। फास्फोरस 32, सोडियम 24 और आयोडीन 123। जी हाँ जी, अभी ही बताया था, आयोडीन 131, ठीक है, ना कि 123, ध्यान दीजिएगा, 131 EM है, ना कि 123। आयोडीन 123 एक रेडियो सक्रिय समस्थानिक है और इसका उपयोग मस्तिष्क प्रतिबिंबन या सिर का जो MRI है उसमें करने में प्रयोग होता है। आयोडीन 131 का थायराइड ग्रंथि के जो उपचार है वहाँ पर प्रयोग होता है। कोबाल्ट 60 रक्त कैंसर का इलाज, आर्सेनिक 74 ट्यूमर की पहचान, सोडियम 24 रक्त अतिक्रमण और फास्फोरस 32 रक्त कैंसर का उपचार या ल्यूकेमिया का उपचार करता है। ठीक, चलिए, साइंस से जुड़ा हुआ एक और सूची आपके सामने है। कोशिका किस प्रकार की है और उनके कार्य क्या है? लाल रक्त कोशिकाएं क्या करती हैं? श्वेत रक्त कोशिकाएं क्या करती हैं? प्लेटलेट्स क्या करती हैं? प्लाज्मा का कार्य क्या होता है? ये ही प्रश्न है और अगर आप ध्यान दीजिएगा तो इसका जो उत्तर मिलेगा इस तरह से दिखाई देंगे। रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो गोलाकार कोशिकाएं होते हैं जिनमें केंद्रक अनुपस्थित हुए ऑक्सीजन के वहन का कार्य करती हैं। वाइट प्लेटलेट्स या श्वेत रक्त कणिकाएं अनियमित आकार की होती हैं जो संक्रमण से
संक्रमण से सुरक्षा करती है। जब हमें कहीं कट अट जाता है तो वाइट ब्लड सेल्स का काम शुरू होता है। ठीक, इसके अलावा मोनोसाइट्स या फिर केंद्राकणु सबसे बड़ा श्वेत रक्त कण होता है। प्लेटलेट्स की जब हम बात होते हैं तो ये सूक्ष्म रंगीन होते हैं जो रुधिर स्कंदन रक्त वाहिकाओं की मरम्मत तथा संक्रमण से शरीर की रक्षा में सहायक होते हैं। तो वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स है ना, प्लेटलेट्स का कार्य हमने देख लिया। इसके बाद देखेंगे प्लाज्मा। आपसे पूछा जाता है कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा किसकी है, तो आंसर मिलेगा आपको प्लाज्मा की। कुल ब्लड का लगभग 55%। ठीक है, यह रंगीन तरल पदार्थ, इसका अधिकाधिक भाग लगभग 90% जल ही होता है, आप जानते ही हैं। इसमें अनेक प्रोटीन पाए जाते हैं। यह CO2 हार्मोन्स व अपशिष्ट को ले जाने का कार्य करता है। ग्लोबुमिन, एल्ब्यूमिन तथा फाइब्रोजन यकृत बनाने वाले प्लाज्मा प्रोटीन है। ठीक, अब इसके बाद में अगला प्रश्न है, कुछ विटामिन दे रखे हैं और उनसे जुड़े हुए रोग हैं, कौन सा सही है ये देखना है। मैं सीधे सॉल्यूशन पे आऊँगा। विटामिन डी या कैल्सीफेरॉल जिसको हम बोलते हैं की कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है, जिसमें अस्थियां कमज़ोर हो जाती है, मुलायम हो जाती है, रिकेट्स है ना। वयस्कों में, बच्चों में रिकेट्स बोलते हैं, वयस्कों में ऑस्टियोमिलेसिया। इसके अलावा बात करते हैं विटामिन B12 की, जिसको हम बोलते हैं साइनोकोबालमिन। इसकी कमी से परनीशियम एनीमिया रोग होता है तथा विटामिन ए की कमी से जीरोप्थेल्मिया नामक रोग हो जाता है। विटामिन्स, उनके रासायनिक नाम तथा उनकी कमी से होने वाले रोग, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। विटामिन ए को हम रेटिनॉल बोलते हैं, इसकी कमी से रतौंधी होती है। विटामिन B1 थायमिन बेरी रोग हो जाता है। विटामिन B2 जिसको हम राइबोफ्लेविन बोलते हैं, इससे किलोसिस या फिर ग्लाइकोसाइटिस नामक रोग होता है। विटामिन B3 पेंटोथेलिक अम्ल है, जो कि बालों का सफ़ेद रंग इसके कारण होता है। और बच्चों में वृद्धि कम होती है, धीरे धीरे बढ़ते हैं। विटामिन B5 नियासिन कहलाता है रासायनिक नाम, और ये पेलाग्रा नामक रोग का कारक होता है। विटामिन B6 जिसको फोलिक अम्ल बोलते हैं, इसके अंतर्गत आपको मगलाब्लास्टिक एनीमिया देखा जाता है। विटामिन B12 जिसको हम बोलते हैं साइनोकोबालमिन, ठीक, ये एनीमिया रोग या पांडु रोग का कारक भी होता है। विटामिन C जिसको हम बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, है ना, दांतों से खून आया, या स्कर्वी या मसूड़ों का फूलना रोग इसी से होता है। विटामिन डी जिसको हम कैल्सीफेरॉल बोलते हैं, इससे बच्चों में रिकेट्स तथा वयस्कों में ऑस्टियोमेलेशिया देखा जाता है। विटामिन ई जिसको टेकोफेरॉल बोलते हैं, जनन शक्ति कमज़ोर हो जाती है। विटामिन के, फिनोक्विनिन, रक्त का थक्का ना बनना। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि रोग से जुड़ी हुई हैं। सूक्ष्म जीव और उनसे होने वाले रोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये 2 स्टेटमेंट है, फिर ये पूछा गया है कि भैया कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। हम सीधे इसके उत्तर पर आएंगे। खसरा जो रोग है वो बैक्टीरिया द्वारा नहीं होता बल्कि वायरस द्वारा होता है। सबसे पहली बात तो ये। जुकाम, इन्फ्लुएंजा तथा अधिकतर ये विषाणुजन्य रोग हैं। जानवरों में गाय के खुर और मुंह पका रोग भी होता है। सूक्ष्म जीव से होने वाले रोग और उनसे संबंधित जीवाणु इस तरह से हैं। खसरा जो है वो वायरस जनित रोग है, वायु के माध्यम से फैलता है। चिकन पॉक्स, विषाणु, पोलिया, हेपेटाइटिस ए, ये सभी विषाणु द्वारा फैलते हैं। वहीं टीबी अर्थात क्षय रोग, हैजा, टाइफाइड, ये जीवाणु से फैलते हैं अर्थात बैक्टीरिया जनित रोग हैं। इसके अलावा मलेरिया तथा अतिसार, ये प्रोटोजोआ से फैलने वाले रोग हैं। पेप्टिक वर्ण या हेलिकोबैक्टर पाइलेरी नामक बैक्टीरिया जीवाणु से होने वाला रोग है। पेप्टिक वर्ण के उपचार से संबंधित खोज के लिए रॉबिन बोरेन तथा बेरी मार्शल को शरीर क्रिया विज्ञान तथा औषधि के लिए 2005 का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसके बाद में आप देखेंगे टाइफाइड, हैजा, एंथ्रेक्स और मुहासे बैक्टीरिया के कारण होने वाले कुछ अन्य रोग हैं। बैक्टीरिया से होने वाले कुछ रोगों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। रोग का नाम है हैजा, जिसके लिए जो बैक्टीरिया जिम्मेदार है वो है बेबियो कॉलरा जिसको बोलते हैं हम। पाचन तंत्र प्रभावित होता है, लक्षण आपको बताए गए हैं। टीबी या ट्यूबरक्लोसिस, इसके लिए जो उत्तरदायी रोगाणु है वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये फेफड़े को परेशान करता है। अगला नाम है कोकर खांसी का, और बेसिलस पर्टुसिस नामक एक बैक्टीरिया जिसके कारण होता है फेफड़ा प्रभावित होता है, बार बार खांसी आती है। अगला नाम है न्यूमोनिया। डुप्लोकोकस न्यूमेनाई नामक बैक्टीरिया है और ये भी फेफड़ों को प्रभावित करता है। अगला जो रोग है वो है ब्रोंकाइटिस, ये एक जीवाणु के माध्यम से होता है, श्वसन तंत्र प्रभावित करता है। प्लूरिसी
बैक्टीरिया द्वारा जनित है और फेफड़े को प्रभावित करता है। अगला जो बीमारी है वो है प्लेग, जिसमें पास्चुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु के माध्यम से यह हमें प्रभावित कर। अगला है डिप्थीरिया, कॉर्निवैक्टीरियम, कोड़ या कुष्ठ रोग जिसको बोलते हैं, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री से लेप्रिसिस होता है हमें। टाइफाइड, टाइफी, साल्मोनेल यह आंत को प्रभावित करता है, हमारे पाचन तंत्र को। टिटनस के लिए कोलोस्ट्रीडियम टिटोनाई नामक बैक्टीरिया जिम्मेदार है जो कि हमें प्रभावित करता है। सुजाक, नाइजोरिया गोनेरी नामक जो रोग है प्रजनन अंग को प्रभावित करता है। सिफिलिस, ट्रेपोनेमा पेडिडम। अगला है मेनिंजाइटिस, ट्रेपोनेमा पेडिडम। इन्फ्लुएंजा, फिफर्स वैसिलस ट्रेकोमा बैक्टीरिया से होता है। राइनाइटिस एल जेनेटस देख लीजिएगा एक बार, स्कारलेट ज्वेल बैक्टीरिया द्वारा होता है। इसके बाद कुछ ऐसे रोग जो कि वायरस जनित है, जैसे गलसुआ, फ्लू या फ्लुएंजा, रेबीज या हाइड्रोफोबिया जिसके अंतर्गत हमें पानी से डर लगता है। खसरा नामक रोग, चेचक, पोलियो, हर्पीज, इंसेफ्लाइटिस ये वायरस जनित रोग हैं। इसके अलावा कुछ गणितियाँ दे रखी है हार्मोन्स के नाम और उनके कार्य। ये जो 4-5 क्वेश्चंस है और उनका जो एरिया है, इससे बहुत सारे प्रश्न बनेंगे आपसे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़े। बहुत लंबी लिस्ट दी है मैंने इसमें, बस आप पढ़िए, काम हो जाएगा। फिर एग्जाम के दिन बताऊंगा कि कौन सा प्रश्न कहाँ से आया। अगला, पुनर्योगज डीएनए तकनीकी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंतर्गत डीएनए को विभिन्न जगहों से काटने के लिए किस उपयोग का प्रयोग किया जाता है? अर्थात रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंतर्गत जो सीजर का प्रयोग किया जाता है, जिस कैंची का प्रयोग करता है, वो किस चीज़ से बनी होती है ना? हाँ जी, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से निर्मित होती है। ये बिल्कुल सही बात है, इसको रट लीजिएगा, ज़्यादा अच्छी बात है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जिसको बोलते हैं आरडीटी, ठीक। इसमें जिस सीजर का प्रयोग होता है वो एंजाइम के रूप में होती है। अब आ जाते हैं इंडियन ज्योग्राफी पे। 4 ऑप्शन है आपके सामने, जोजिला, बनिहाल, फोटुला और खारदुंगला। और 4 क्षेत्र दे रखे हैं, वृहद हिमालय, जास्कर श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी और लद्दाख श्रेणी। अब आपको क्या करना है, जिसको लेके आप एकदम कन्फर्म हो कि हाँ यहाँ पर है, उसको जोड़ी बनाइए और उसके बाद 4 ऑप्शन देखिए, काम आसान हो जाएगा। देखिए, आप देखेंगे कि जोजिला जर्रा जो है वह वृहद हिमालय क्षेत्र में, बनिहाल पीर पंजाल श्रेणी में देखने को मिलेगा, फोटुला आपका जास्कर श्रेणी में, खारदुंगला लद्दाख श्रेणी में। इसके अलावा जो इमेज डाली है मैंने, जिसमें आप देखेंगे लद्दाख क्षेत्र में काराकोरम दर्रा है, इधर आप बुर्जिला देखेंगे, पीर पंजाल देखेंगे, जोजिला देखेंगे, बनिहाल देखेंगे। ये जम्मू कश्मीर के दर्रे हो गए हैं। इसके बाद फिर आप आ जाइए हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा दिखेगा आपको, बारालाचला दर्रा और शिपिकला। इसके बाद उत्तराखंड आइए, उत्तराखंड में आपको माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा। फिर सिक्किम में आइए, सिक्किम में नाथुला दर्रा और जिलेपला। इसके बाद आ जाइए अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला दर्रा, यांग्याप दर्रा, दिफू दर्रा, और इधर आ जाएंगे मिजोरम में तो तुजु दर्रा मिलेगा आपको। दक्षिण भारत में आप जाएंगे तो केरल में पालघाट और शैनकुट्टा दर्रा। ये कुछ ऐसे एरिया है जहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तुजु दर्रा ये मणिपुर में है ना, मैं मिजोरम बोल दिया गलती से, ये मणिपुर है। अब इसके बाद में निम्नलिखित दर्रों को पश्चिम से पूर्व की तरफ सजाते हैं हम लोग। पश्चिम से पूर्व की तरफ, जी, पश्चिम से पूर्व की तरफ जाना है, मतलब पहले पश्चिम और फिर पूर्व। बोमडिला, शिपिकला, नाथुला और लिपुलेख। इधर नापुकला, बोमला, शिपिकला, लिपुलेख, शिपिकला, लिपुलेख। सबसे लास्ट में लोकेशन पता होनी चाहिए। इसका सबसे अच्छा तरीका है आप अपने हाथ से मैपिंग करें तो मामला बनेगा। शिपिकला, लिपुलेख, नाथुला और बोमडिला, ये आएगा, ठीक। बोमडिला दिख रहा है अपना। पूरी से चलते हैं, पूरी के बाद फिर नाथुला, नाथुला के बाद में ये आ गया लिपुलेख, लिपुलेख के बाद में अपने को चलना है शिपिकला। तो आप पश्चिम से पूर्व चलें, शिपिकला, लिपुलेख, नाथुला, बोमडिला और दिफू दर्रा। इस तरह से आप कर सकते हैं इसको, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूर्वी घाट निम्नलिखित में से किन भारतीय राज्यों में विस्तारित है? मतलब पूर्वी घाट के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? हाँ जी, पूर्वी घाट क्षेत्र
सीधे मैप पे चलें, ज़्यादा अच्छा है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमारा उद्देश्य यहाँ पर मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर करना है और जानकारी एकत्रित करना है। ये देखिए, मैं छोटा कर देता हूँ मैं, ये देखिए, ये आ गया आपका पूर्वी घाट। तो पूर्वी घाट अगर आप देखना चाहेंगे तो आप देखेंगे पूरा का पूरा उड़ीसा, थोड़ा सा पार्ट उत्तर की तरफ जाता है, उड़ीसा, कुछ हिस्सा आंध्र प्रदेश जाएगा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ठीक, तो जो 4 ऑप्शन हैं, ऑप्शन देख लीजिएगा, ज़रा ध्यान दीजिएगा कि किन किन राज्यों में विस्तारित है। अगर आप बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और केरल। तो केरल तो होगा नहीं, ठीक, केरल होगा नहीं, केरल, हाँ ये केरल तक यहाँ पर विस्तारित बता रहा है, परंतु ये केरल नहीं आएगा। तो आंसर आएगा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। ठीक, ये वो एरिया है जो कि पूर्वी घाट क्षेत्र आपको दिखाई देगा। पूर्वी घाट का विस्तार तमिलनाडु, कर्नाटक के कुछ भाग, जिसको हम तमिलनाडु कह रहे हैं, ठीक है, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ का कुछ भाग और उड़ीसा तक विस्तारित है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो देख लीजिए आप लोग। गुप्त काल में महाछपटलिक नामक अधिकारी का कार्य था। गुप्त काल में महाछपटलिक नामक अधिकारी का क्या कार्य था, यही प्रश्न पूछा गया है आपसे। न्याय कार्य करना, राजकोष की देखभाल करना, लेखा विभाग की देखरेख करना या राजप्रसाद संबंधी कार्य करना। महाछपटलिक लेखा विभाग की देखरेख करना। गुप्तकालीन कुछ अधिकारियों के नाम जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। महाबलाधिकृत सेनापति है, महादंड नायक न्यायाधीश होता है, संधि विग्रह आप बोल लीजिए कि युद्ध और शांति का मंत्री है, दंडपाशिक पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी है, विनय स्थिति स्थापक धर्म संबंधी मामलों में देखरेख करता है। अगला है भंडारागाराधिकृत राजकोष का अधिकारी। अगला नाम है महाछपटलिक लेखा विभाग, हमारे सीएजी कह लीजिए वर्तमान के। अगला नाम है महाप्रतिहार राजप्रसाद संबंधी देखरेख करता है। अगली वैश्विक स्तर की कुछ जनजातियां, मसाई, माओरी, बद्दू तथा बिंदुबू, ये 4 जनजातियां हैं और 4 क्षेत्र हैं, इन पर चर्चा करनी है हमें। मसाई, माओरी, बद्दू तथा बिंदुबू कहाँ देखने को मिलेंगे? चलिए, मसाई को अगर देखना है तो अफ्रीका क्षेत्र में देखना पड़ेगा, बद्दू मध्य एशिया क्षेत्र या अरब देशों में देखने को मिलेगा, माओरी न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र में, बेसिकली न्यूजीलैंड ही है, और बिंदुबू ऑस्ट्रेलिया में निवास करती है। ये पूरी की पूरी मैप आपको मैंने बना के दिया है, इसको देख लीजिएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? डेड सी, पंजशीर घाटी, स्वात घाटी और दक्षिणी अल्पास क्षेत्र देखना है। क्या डेड सी यूएसए में है, पंजशीर घाटी आपको पाकिस्तान में मिलेगी, स्वात घाटी अफगानिस्तान में है, दक्षिणी अल्पास न्यूजीलैंड में है। ठीक, कौन सुमेलित नहीं होना चाहिए? सुमेलित है, ठीक। डेड सी देखने जाएंगे तो आपको जॉर्डन में मिलेगी। ठीक, ये आ गया, आपने देखा हो, ये इजराइल है और ये गाजा पट्टी इधर, ये है वेस्ट बैंक और इधर जॉर्डन, और जॉर्डन और इजराइल के बीच में आपको डेड सी दिखाई देगा। फिर पंजशीर घाटी जो आप देखेंगे ये अफगानिस्तान क्षेत्र में है, यह है काबुल, काबुल के ठीक उत्तर में आपको पंजशीर घाटी दिखाई देगी। स्वात घाटी की बात करें तो पाकिस्तान में जो उत्तरी क्षेत्र है जिसको हम बोलते हैं इस्लामाबाद और पेशावर के ठीक उत्तर में आपको स्वात घाटी दिखाई देगी, ये भी लगातार चर्चा रहती है। क्वेश्चन नंबर 248, फाइटोट्रॉन एक सुविधा है, फाइटोट्रॉन के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? जी, 4 ऑप्शन है, सही बात है। नियंत्रित परिस्थितियों में पौधे उगाने के लिए हम फाइटोट्रॉन का उपयोग कर सकते हैं। ये तकनीक है बेसिकली। फाइटोट्रॉन एक चेंबर होता है जिसमें नियंत्रित परिस्थितियों में पौधों को उगाया जा सकता है। चलिए 249 पे, ऊर्जा पिरामिड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर चर्चा कीजिए। पहला, यह हमेशा ऊर्ध्वाधर अर्थात सीधा ही होता है। दूसरा, स्वपोषी सबसे निचले स्तर पर होते हैं। हाँ जी, 1 और 2 सही बात है। ऊर्जा पिरामिड, ऑटोट्रोप्स हैं वो सबसे ज़्यादा संख्या में होते हैं और नीचे होते हैं। देखिए, ये दिखेगा आपको ऊर्जा पिरामिड। ठीक, ये ऊर्ध्वाधर ही होंगे, तालाब के लिए अलग है, वृक्ष के लिए अलग है। ठीक, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न पोषण स्तरों की कार्यात्मक भूमिका की तुलना के लिए ऊर्जा पिरामिड दिखाए जाते हैं। ऊर्जा पिरामिड में ऊर्जा तंत्र का स्थानांतरण एक दिशी होता है, एक दिशा की तरफ आगे बढ़ता है और वो ऊर्ध्वाधर ही होता है। और इसमें जो प्राथमिक उत्पादक है जिसको हम ऑटोट्रोप्स बोलते हैं
वह आपको निचले स्तर पर ही दिखाई देंगे। बिल्कुल सही बात है, तो आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। प्राथमिक उत्पादक, द्वितीयक उपभोक्ता। ये उत्पादक वर्ग में सनलाइट का प्रयोग करके पेड़ पौधे या हरी घास निर्माण करते हैं ग्लूकोज का। फिर उसके बाद में प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता यानी कि ओमनिवोरस आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध के जीवन से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। हाँ जी, कहाँ जन्म हुआ था, कहाँ ज्ञान प्राप्ति हुई थी, कहाँ पर मृत्यु हुई थी, ये सब बुद्ध के बारे में पूछ पूछ के बुद्ध खुद आके नीचे बोलेंगे भैया आप तो छोड़ दो हमें। ठीक है, बात करते हैं। जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। प्रथम प्रवचन दिया था सारनाथ में और मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। ठीक, इसके अलावा जो प्रमुख बौद्ध धर्म से संबंधित सांस्कृतिक स्थल है वो दिखाए गए हैं इस मैप में, इसका उपयोग कर सकते हैं आप लोग। थैंक यू वेरी मच।